नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से कर लेते हैं। मोतिहारी से ये बड़ी खबर मिल रही है। रेलवे ट्रैक पर फिर से छेड़छाड़। मदरसा के 2 संदिग्ध युवक हिरासत में। रेलवे ट्रैक के पेनरोल क्लिप के साथ पकड़े गए। ट्रैक से पेनरोल क्लिप खोलने का आरोप है। कोंडवे चैनपुर स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की गई है। मदरसा के 2 संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में रेलवे ट्रैक के पेनरोल क्लिप के साथ में पकड़े गए हैं 2 लोग। और आपको बताते चलें कि ट्रैक से पेनरोल क्लिप खोलने का आरोप है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अवनीश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, देखिए, रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आ रहा है। वो कौन 2 लोग हैं जिनको पकड़ा गया है? देखिए, मोतिहारी जिले के कोंडवा चैनपुर, जो नेपाल और बिहार का सीमावर्ती इलाका है, वहीं पर रेलवे स्टेशन है। और वहीं रेलवे स्टेशन के बगल में ही रेलवे ट्रैक से जो पेंडुलम है, जो क्लिप है, उसके साथ 2 मदरसे के छात्र को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। और आरपीएफ की टीम पूरी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये पेंडुलम क्लिप इनके पास कहां से आया। और कई जगह पर जो क्लिप जो है वो खोले हुए भी पाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस, जो आरपीएफ की टीम है, वो हर बिंदु पे जांच कर रही है कि आखिर मदरसा के जो छात्र हैं उनके पास ये क्लिप जो है कहाँ से आया, वो क्लिप का क्या काम करेंगे, पूरी उनके बारे में पूरी पता लगाने में आरपीएफ की टीम जुट गई है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो क्लिप है, क्लिप के निकल जाने के बाद जो है वो ट्रैक का जो क्लिप होता है वो काफी जो है महत्वपूर्ण होता है, वो ट्रैक को बांधे रहता है। वैसी स्थिति में क्लिप निकलने से बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती है रेलवे की। लेकिन आखिर ये क्लिप कहाँ से इनके पास आया, ये कौन लोग हैं, इनके पास इनकी क्या मंशा थी, पूरे मामले की जांच जो है वो आरपीएफ की टीम कर रही है। और काफी संख्या में जो पेंडुलम क्लिप है वो इनके पास इनके थैले से बरामद किया गया है। तो अवनीश, क्या इन दोनों से बात की गई है? क्या इन्होंने वो जो क्लिप है वो खोला है या फिर इनके पास कहीं और से आया है? हाँ, बिल्कुल, आरपीएफ की टीम इसी जांच पड़ताल में लगी हुई कि आखिर ये क्लिप इनके पास आया है, क्या इन्होंने खोला है, आखिर खोला है तो क्यों खोला है, किनके कहने पे खोला है, मिला है तो कहाँ से मिला है। पूरी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये दोनों मदरसे के जो छात्र हैं, इनके बैग के थैले से आया जो है पेंडुलम क्लिप मिला है। तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि दोनों छात्रों को आरपीएफ ने हिरासत में लिया है और पूरी गहनता के साथ इसकी जांच। ठीक है अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पूर्वी सिंहभूम में बड़े साजिश की आहट। चाकुलिया प्रखंड के मटिया बांती गांव में ये क्या हो रहा है? 3 महीना में बहुत नाम दिखा रहा है। गांव में नहीं रहता एक भी मुस्लिम परिवार। फिर कैसे बन गया 3000 मुस्लिम बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र? क्या ये बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने की है साजिश? तो मुस्लिम का यहाँ तो कोई बस्ती नहीं है। बड़ी लापरवाही या कोई खतरनाक षड्यंत्र? हम तो इसके संबंध में वीडियो मैडम को भी लिख के दिए हैं। पूर्वी सिंहभूम में बांग्लादेश की साजिश। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा लंबे वक्त से चर्चा का विषय रहा है। इस पर खूब सियासत भी होती रही है। खासकर बीजेपी ने तो विधानसभा चुनाव के दौरान इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले कुछ साल से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्थानीय आदिवासियों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब पूर्वी सिंहभूम से बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। सवाल यह है कि क्या झारखंड में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि पूर्वी सिंहभूम के एक गांव में जहां एक भी मुस्लिम परिवार न रहता हो, वहां करीब 3000 मुस्लिम बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र कैसे बन गए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बांग्लादेशी मुसलमानों का साथ कौन दे रहा है? क्योंकि प्रशासन के नाक के नीचे मुस्लिम बच्चों का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में झारखंड में मुसलमानों की आबादी उम्मीद से ज्यादा बढ़ी है। कई इलाके तो बेतहाशा रूप से मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है और इसका सबसे ज्यादा असर यहाँ के मूल निवासी यानी कि आदिवासियों को हो रहा है। लेकिन इस बार झारखंड में फर्जी रूप से मुसलमानों को पनाह देने वाली साजिश का ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे
कि आखिर कौन और क्यों बांग्लादेशी मुसलमानों का रहनुमा बनकर झारखंड में अशांति फैलाना चाहता है। जमशेदपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर चकुलिया प्रखंड के माटिया बांधी गांव में एक घटना, लोगों को हैरान करने वाली घटना हुई है, जहां इस पूरे गांव में बता दूं कि एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहते, मगर जिस तरह मामले का खुलासा हुआ है, लगभग 3000 से अधिक बच्चों का, मुस्लिम बच्चों का प्रमाण पत्र बना है। हालांकि इस मामले को लेकर अब गांव के लोग भी काफी हैरान हैं। झारखंड में एक बार फिर बड़ी संख्या में घुसपैठ कर आए मुसलमानों को गैर कानूनी तरीके से बसाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठियों को अवैध तरीके से बसाने की साजिश की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड के मटिया बांधी गांव में 3000 मुस्लिम बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बना है। सभी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र इसी गांव के पते पर बना है, जबकि गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है। गांव में सिर्फ महतो और संथाल जाति के लोग रहते हैं। ये पूरा हिंदू बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो है कोई भी अल्पसंख्यक मान जिसको मोमडन बोलते कोई नहीं यहाँ पर है। यहाँ लगभग 3000 क्या, जैसे हम लोग भी सुने पेपर में आया था कि 3-4 हजार मैंने उससे मैंने मोमडन सबका ज्यादा अधिकतर जन्म प्रमाण पत्र बना है, तो ये तो बहुत सरासर गलत है। जैसे ही गैर मुस्लिम गांव में 3000 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनने की खबर सामने आई, गांव वालों के होश उड़ गए। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस घटना ने ग्रामीणों के साथ साथ अधिकारियों को भी हैरत में डाल दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है, जिस गांव में एक भी मुसलमान नहीं, उस गांव के नाम पर कैसे बन गया प्रमाण पत्र? आखिर कौन बना रहा है मुस्लिम बच्चों के फर्जी प्रमाण पत्र? क्या किसी अधिकारी ने दिया है घुसपैठियों का साथ? घुसपैठियों को बसाने के पीछे क्या कोई साजिश है? आखिर घुसपैठिए मुसलमानों को बसाने से किसको फायदा? जिला प्रशासन ने जब इसकी जांच शुरू की तो पहले चरण में करीब 116 बच्चों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। फर्जीवाड़े की खेल का उजागर होते ही प्रशासन भी एक्शन मूड में आया और मामले की जांच के आदेश दे दिए। कि प्राइमरी जांच अभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा की गई है और वो पंचायत सचिव के लॉगिन से ही सारे बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो निर्गत किए गए। प्राइमा फेसी हम पंचायत सचिव को तो हम लोग पनिश कर ही रहे हैं और उन पे कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट जांच कमेटी भी बनाई है, जो कि एसडीओ की अध्यक्षता में है, जो कि एसडीओ घाटशिला उसको लीड करेंगे। किसी भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनने के लिए पंचायत गांव के पंचायत समिति के सदस्य के मोबाइल पर एक ओटीपी जाता है। बिना उस ओटीपी के रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ऐसे में पंचायत समिति सदस्य सुनील महतो को जब नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो कई महीनों से बीमार हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। उनका इस फर्जीवाड़े से कोई लेना देना नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र मामला आया है, ये मामला में हम इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व दूसरा कोई है, दूसरा कोई है इन्वॉल्व, हम इसमें नहीं है। हम लोग जो जितना दिन से ये किया है उसमें से हम लोग है नहीं। पंचायत समिति सदस्य सुनील महतो ने जरूर खुद को इन आरोपों से दूर कर लिया हो, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जन्म प्रमाण पत्र बनने के लिए जो ओटीपी उनके पास जाता था, आखिर वो ओटीपी किसके पास गया? मुस्लिम का यहाँ तो कोई बस्ती नहीं है, तो मुस्लिम का बन गया कैसे, वही हम लोग जानकारी लेने के लिए। आप लोग भी पूरा गाँव का लोग हैं? हाँ, आदमी परेशान है। मुस्लिम का कोई ये नहीं है यहाँ, तो पूरा बस्ती हम लोग घूम रहे हैं। अभी 10 साल 15 साल से पापा के पीछे घूम रहे हैं, हम लोग को पता नहीं चलेगा क्या? इस खबर के सामने आने के बाद गांव के मुखिया भी काफी हैरान है। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा है। माने सोचने वाली बात है, कैसे बना? आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि ये फर्जी हुआ है ना, और जो भी फर्जी किया है
हम तो इसके संबंध में बीडीओ मैडम को भी लिख के दिए हैं। दरअसल इस घुसपैठियों को गैर कानूनी तरीके से बसाने और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खुलासा तब हुआ जब जमशेदपुर के कई प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र जमा करवाया गया। स्कूलों में बच्चों के जमा किए गए जन्म प्रमाण पत्र ज्यादातर मटिया बांधी गांव के निकले। शक के आधार पर स्कूल प्रबंधन ने इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को दी और फिर ये मामला प्रशासन तक पहुंचा। हम लोगों ने जब राइट टू एजुकेशन के तहत हमारे जितने एप्लीकेशन इनवाइट होते हैं, उसमें जितने हमारे पास एप्लीकेशन आए, उसमें पहले ये दिखाई दिया कि चकुलिया में लगभग 106 ऐसे हमारे सर्टिफिकेट्स थे जो कि गलत निर्गत हुए थे। उसके तहत उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है। अब हम लोग विस्तृत जांच कर रहे हैं कि टोटल वहां पर कितने सर्टिफिकेट्स निर्गत हैं। एसडीओ के नेतृत्व में मामले की जांच शुरू कर दी। कई लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर सीज कर दिए गए। वहीं जांच की खबर फैलते ही आसपास के कई प्रज्ञा केंद्र बंद कर लोगों के भागने की खबर है, जहां इस तरह से प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। अब जांच के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की, जिसमें आतंकियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। पहलगाम में हुए आतंकियों के बर्बर हमले के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है। दहशतगर्दों ने कायरता दिखाते हुए निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी भी थे। कानपुर के शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि पहलगाम के दहशतगर्दों ने कायराना हमले में उनकी जान ले ली। शादी के बाद उन्होंने जिंदगी की नई शुरुआत की थी, लेकिन उनकी शादी 2 महीने ही चल पाई। आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने उनकी जान ले ली। घटना के वक्त शुभम घुड़सवारी कर रहे थे। उनकी पत्नी ने बताया कि उसी दौरान हमलावर आए। आतंकियों ने उनसे उनका नाम पूछा और कलमा पढ़ने को कहा, जिसके बाद उन्हें सिर में गोली मार दी गई। उनकी पत्नी मौके पर बेहोश हो गई। आनन फानन में शुभम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। शुभम के पिता सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वो भी पिता के साथ ही काम करते थे। 12 फरवरी को शुभम की शादी ऐशान्या से हुई थी। वो अपनी पत्नी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो होटल के कमरे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ मस्ती करते हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो में शुभम काफी खुश नजर आ रहे हैं। कार्ड खेलने के दौरान सभी लोग ठहाके भी लगाते दिखे। ये आपको कब बैड न्यूज मिली सर? करीबन 3 बजे दोपहर में ये न्यूज़ हमको मिली कि वहाँ पर इस तरीके की घटना हो गई है और शुभम भैया को गोली लग गई है। उसके बाद वहाँ पर भगदड़ का काफ़ी माहौल था, तो काफ़ी देर तक तो कोई न्यूज़ मिली नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देख करके हमको ये देखने पर पता चला कि शुभम भैया को गोली लग गई है और सर पे गोली लगी हुई दिख रही थी। उस वीडियो में वो काफ़ी खून बह गया था और सर की तरफ काफ़ी चोट नज़र आ रही थी। उसके बाद काफ़ी देर बाद ये जानकारी मिली कि वहाँ पर आतंकियों ने हमला किया। कई लोगों से नाम पूछ करके गोली मारी। शुभम भैया से उन्होंने ये कहा कि अगर आप कलमा पढ़ देंगे तो हम आपको गोली नहीं मारेंगे। उनकी वाइफ से कहा कि हम आपको छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के सरकार को बताएं कि हमने आपके साथ क्या किया। इस तरीके की घटना वहाँ पर हुई और फिर करीबन 6 बजे तक हम लोगों को ये पुष्टि हुई कि उनकी डेथ हो गई। शादी के बाद पूरे परिवार ने कश्मीर घूमने की प्लानिंग बनाई थी और 17 अप्रैल को वे सभी कश्मीर पहुंचे। जिस समय शुभम की हत्या की गई, उस समय वो घुड़सवारी करने के लिए ऊपर पहाड़ी पर निकले थे। शुभम के पिता और दूसरे सदस्य वहां नहीं गए। करीबन दोपहर में 2-3 बजे जब हम लोगों ने फ़ोन किया, तब उसी समय करीबन 15-20 मिनट पहले ये घटना हुई थी। 3 बजे हम लोगों ने फ़ोन किया, करीबन 15-20 मिनट पहले ये घटना हुई थी। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की घटना हो गई और उस समय उनको भी सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि क्या हुआ अचानक से, क्योंकि बहुत अफरा तफरी जैसा माहौल था।
खैर थोड़ी देर बाद उनका जब मेरी शुभम की वाइफ से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया रोते हुए कि शुभम को गोली मार दी। उस समय शुभम उनकी वाइफ भी उनके साथ थी, तो वो मानसिक तौर से बहुत डरी हुई हैं और कुछ बात करने की स्थिति में नहीं। 23 अप्रैल को पूरे परिवार को घर लौटना था, लेकिन दहशतगर्दों ने शुभम की जान ले ली, जिसके बाद से घर में मातम पसरा हुआ है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि शुभम अब इस दुनिया में नहीं है। वो पीड़ित परिवार है जिन्होंने अपना भाई खोया है। उनका ये कहना है कि ये जब भी इस मंजर के बारे में सोच रहे हैं कि इनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि जो परिवार यहाँ से 17 तारीख को निकला था उसे कल यहाँ पहुँचना था। उनके पहुँचने से पहले शुभम द्विवेदी की मौत की खबर आई। अब ये सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि उसके शव को जल्द से जल्द कानपुर भेजा जाए। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश में उबाल है। हर एक शख्स आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन चाहता है, क्योंकि धर्म के नाम पर आतंकियों ने 27 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कश्मीर गया था लाल, घर अब गूंज रही चित्कार। हाथों की नहीं छूटी थी मेहंदी, आतंकियों ने उजाड़ दिया सुहाग। हंसता खेलता कश्मीर गया था बेटा, कफन में लिपटा लाल लौटा। बेटे का शव देख बेसुध हो गई मां, पत्नी पूछ रही हमारा क्या कसूर था। बाईस अप्रैल को कश्मीर घूम रहे लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि अगला पल उनकी और उनके अपनों की जिंदगी पलट कर रख देगा। दोपहर करीब 3 बजे पहलगाम और बैसरन घाटी में अपनों के साथ धरती के स्वर्ग का मजा ले रहे लोगों पर आतंक का ऐसा साया पड़ा कि देखने वालों की रूह कांप गई। कट्टरपंथी आतंकियों ने घाटी में मौजूद निर्दोष लोगों के साथ खून की होली खेली और लोगों से उनका धर्म पूछा और एक एक कर 27 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के रहने वाले विनय नरवाल भी मारे गए और जैसे ही ये खबर उनके घर पहुंची, वहां चीख पुकार मच गई। नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल के परिवार वाले खुद को संभाल नहीं पाए। उनके कई रिश्तेदार और पड़ोसी दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े दिखे। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और इस घटना पर दुख जताया। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के दादा ने आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ किसी तरीके, नहीं तो आज मेरा पोता गया, कल को किसी और को जाएंगे। तो आप लोगों की यही दुआ है। हाँ धन्यवाद जी। बताया गया कि विनय नरवाल नौसेना में अधिकारी थे और वो केरल के कोच्चि में तैनात थे। विनय नरवाल की शादी 6 दिन पहले ही 16 अप्रैल को हुई थी। 2 दिन पहले उन्होंने रिसेप्शन पार्टी दी थी और 21 अप्रैल को हनीमून मनाने कश्मीर पहुंचे थे। 22 अप्रैल को जिस वक्त आतंकियों ने उन्हें गोली मारी, उस वक्त वो पहलगाम में पत्नी के साथ घूम रहे थे। विनय नरवाल का शव जब उनके घर पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम हो गईं और चारों तरफ भारत माता की जयकार का उद्घोष गूंज उठा। विनय नरवाल को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और उनकी चिता को उनकी बहन ने मुखाग्नि दी। उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने परिवार को आश्वासन दिया कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल से भी 3 परिवार अन्य लोगों के साथ पहलगाम गए थे, जिनकी हत्या कर दी गई। यात्रा का आनंद आंसू में बदल गया। तीनों के परिवारों में मातम छाया हुआ है। कोलकाता के रहने वाले समीर गुहा का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो परिवार की चित्कार से लोगों का कलेजा फट गया।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के शिकार हुए मुंबई से सटे डोंबिवली के रहने वाले 3 लोगों के शव देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। शवों को एक बड़े मैदान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया तो लोगों का जनसमूह उमड़ पड़ा। इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पूरे मैदान में जयकारों का उद्घोष गूंज उठा। पहलगाम में आतंकियों ने 27 लोगों की जान ली है। उनमें कुछ के परिवारों की ये तस्वीरें हैं जो पूरी दुनिया को झकझोर रही हैं। थोड़ा बताइए हुआ। पहलगाम हमले में आदिल हुसैन नाम के एक स्थानीय निवासी को भी आतंकियों ने अपना शिकार बनाया। आदिल के परिवार में मातम पसरा हुआ है। आदिल सैलानियों को घुड़सवारी कराते थे। परिवार कह रहा है कि आदिल घर में कमाने वाला इकलौता सदस्य था। अब आगे उनके परिवार का क्या होगा? कि हमारे इस रिश्ते में एक शरीफ नफ्सी बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया। एक ही सहारा था, यही कमाने वाला था। एक बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा ही से हाय अल्लाह के कर सोन के कर सो खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना 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 हाँ। ये कमाए वाला। ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदाया जख्मी हो गया तो पीछे क्या मेरी मर्जी की मैं कहाँ कमा सकता। मेरा नाम सैयद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। खासकर रियासती जम्मू कश्मीर के लोग इस गठिया गनौनी साजिश का हम कंडम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि जो ये वाक़ा हमारे मेहमानों के साथ हिंदुस्तान से आए हुए उन नौजवानों के साथ जो ये वाक़ा हुआ, उस खास करके हमारे इस रिश्ते में एक शरीफ नफ्सी बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं। अच्छा। बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था वो बीमार गया। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, इसको नजरसानी की जाए, इनकी बच्चों को भी हिफाजत की जाए, बस हमारी यही अपील। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।